सबसे ईमानदार आदमी मुल्ला नसरुद्दीन की लंबी कहानी। भूमिका। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां अपनी चतुराई, व्यंग्य और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अक्सर समाज की विसंगतियों पर तीखा कटाक्ष करते थे और अपने मजाकिया अंदाज में गहरी सीख भी देते थे। यह कहानी भी उनकी ऐसी ही एक रोचक घटना पर आधारित है, जिसमें वे सबसे ईमानदार आदमी की खोज करते हुए एक अनोखी चालाकी से लोगों की असली सच्चाई उजागर कर देते हैं। प्रकरण 1। बादशाह की अनोखी घोषणा। एक दिन बगदाद के सुल्तान ने दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। हमारे राज्य में सबसे ईमानदार आदमी कौन है? मैं उसे पुरस्कृत करना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर कौन दावा कर सकता था कि वह सबसे ईमानदार आदमी है? हर कोई जानता था कि किसी न किसी रूप में सभी लोग कभी न कभी झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं। सुल्तान ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढकर लाया जाए। उसे 1000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। अब दरबार में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। कुछ दरबारी सोच रहे थे कि यह सुनहरा अवसर है, वे स्वयं को ईमानदार साबित करके इनाम पा सकते हैं। तभी सुल्तान ने मुल्ला नसरुद्दीन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम मेरी यह समस्या हल कर सकते हो। जाओ और मेरे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति को खोजकर मेरे सामने पेश करो। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह आसान काम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। प्रकरण 2। मुल्ला नसरुद्दीन की अनोखी योजना। मुल्ला नसरुद्दीन ने शहर के चौक में एक बड़ा ऐलान करवाया। बादशाह के आदेश से राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति की खोज की जा रही है। जो स्वयं को सबसे ईमानदार मानता है, वह कल दरबार में आकर अपना दावा पेश करे। अब पूरे शहर में इस खबर की चर्चा होने लगी। कोई सोचता कि शायद दरबार का कोई वजीर यह इनाम जीत लेगा, कोई सोचता कि कोई साधु संत इसे पाने के योग्य होगा। लेकिन कुछ लालची लोगों ने सोचा कि वे अपनी चतुराई से खुद को ईमानदार साबित कर देंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अगली चाल चली। उन्होंने सुल्तान से इजाजत लेकर शहर के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, जो सबसे ईमानदार आदमी है, उसे दरबार में आकर यह शपथ लेनी होगी कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और कभी किसी गलत काम में शामिल नहीं रहा। अब समस्या और जटिल हो गई। प्रकरण 3। ईमानदारी का असली चेहरा। अगले दिन दरबार में कई लोग पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पहला व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यापारी था। उसने दरबार में आकर कहा, हुजूर, मैं अपने पूरे जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं सबसे ईमानदार आदमी हूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने कभी किसी वस्तु का मूल्य अधिक नहीं बताया? व्यापारी हड़बड़ा गया। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप दरबार से चला गया। दूसरा व्यक्ति एक प्रसिद्ध पुजारी था। उसने दावा किया कि वह सबसे ईमानदार आदमी है। मुल्ला ने उससे पूछा, क्या आपने कभी लोगों को डराकर अधिक चढ़ावा लेने की कोशिश नहीं की? पुजारी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खिसक लिया। इस तरह एक एक कर लोग आते गए और मुल्ला की तीखी बुद्धिमत्ता के आगे टिक नहीं पाए। प्रकरण 4। सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन? अब तक दरबार में केवल एक व्यक्ति बचा था, एक गरीब बूढ़ा किसान। उसने डरते डरते कहा, हुजूर, मैं पूरी तरह से ईमानदार होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कभी किसी का नुकसान न करूं।
कभी कभी परिस्थितियां मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देती हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को जानबूझकर धोखा नहीं दिया। सुल्तान और दरबारियों ने यह सुनकर हैरानी से मुल्ला नसरुद्दीन की ओर देखा। मुल्ला मुस्कराए और बोले, हुजूर, यही सबसे ईमानदार व्यक्ति है। सुल्तान चौंके, कैसे? मुल्ला ने समझाया, जो व्यक्ति स्वीकार करता है कि उसने कभी झूठ बोला है, वही सबसे ईमानदार है, क्योंकि वह अपने दोषों को छुपाने की कोशिश नहीं करता। जो खुद को सबसे पवित्र और ईमानदार बताने की कोशिश कर रहे थे, वे असल में सबसे अधिक कपटी थे। सुल्तान को यह तर्क पसंद आया। उन्होंने किसान को इनाम दिया और मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की सराहना की। निष्कर्ष: मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ईमानदारी खुद को पूर्णतः निर्दोष बताने में नहीं, बल्कि अपने दोषों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने की कोशिश करने में है। सबसे सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उनसे कुछ सीखता है। सबसे ईमानदार आदमी भाग 2। प्रकरण 5, इनाम की परीक्षा। जब बूढ़े किसान को 1000 अशर्फियां दी गईं, तो दरबारियों के मन में जलन और क्रोध भर गया। कई वजीर और अमीर व्यापारी सोच रहे थे कि यह गरीब व्यक्ति इस इनाम के लायक नहीं था। एक वजीर ने सुल्तान से कहा, हुजूर, यह इनाम देने से पहले एक अंतिम परीक्षा होनी चाहिए। ईमानदारी की असली परीक्षा तब होती है जब आदमी के पास धन हो। यदि यह व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है, तो यह देखना आवश्यक होगा कि यह इस धन का उपयोग कैसे करता है। सुल्तान ने यह प्रस्ताव मान लिया और किसान को आदेश दिया कि वह 1 महीने बाद फिर से दरबार में हाजिर हो और बताए कि उसने इस इनाम का क्या किया। मुल्ला नसरुद्दीन को यह सुनकर मुस्कराहट आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब असली खेल शुरू होगा। प्रकरण 6, किसान की परीक्षा। किसान अपने गांव लौट आया। उसके पास पहली बार इतना धन आया था। उसने सोचा कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पहले उसने अपने पुराने घर की मरम्मत करवाई, फिर गांव के सबसे गरीब परिवारों को मदद दी। उसने कुछ पैसा एक स्कूल बनाने के लिए भी दान कर दिया। लेकिन इसके बाद उसके पास बहुत कम धन बचा। इसी बीच गांव में कुछ धूर्त लोग उसकी ईमानदारी को परखने की योजना बनाने लगे। एक धूर्त साहूकार किसान के पास आया और बोला, भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। क्या तुम मुझे कुछ अशर्फियां उधार दे सकते हो? मैं जल्द ही लौटा दूंगा। किसान को शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यदि वह ईमानदारी का सम्मान करता है तो उसे खुद भी दूसरों पर विश्वास करना चाहिए। उसने साहूकार को कुछ अशर्फियां दे दी। कुछ दिन बाद गांव का एक अन्य व्यक्ति किसान के पास आया और बोला, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? किसान ने सहर्ष उसे भी कुछ अशर्फियां दे दी। अब उसके पास लगभग कुछ ही सिक्के बचे थे। प्रकरण 7, धोखा और सच्चाई। 1 महीने बाद किसान फिर से दरबार में पहुंचा। सुल्तान ने पूछा, बताओ, तुमने इन अशर्फियों का क्या किया? किसान ने सच्चाई से बताया कि उसने गरीबों की मदद की, घर की मरम्मत की और कुछ धन उधार दिया। सुल्तान ने पूछा, और जो धन तुमने उधार दिया, क्या वह वापस मिला? किसान ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं हुजूर। मैंने जिन लोगों पर विश्वास किया, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। सुल्तान हंस पड़े और बोले, तो क्या अब भी तुम ईमानदारी को सबसे बड़ा गुण मानते हो? किसान ने सिर उठाया और आत्मविश्वास से कहा, हाँ हुजूर। अगर मैं बेईमानी करता तो आज मेरे पास बहुत धन होता, लेकिन मेरा दिल शांत न होता। मैं आज भी सिर ऊंचा करके कह सकता हूं कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया।
प्रकरण 8 मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमत्ता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग किसान की बातों से प्रभावित हुए। सुल्तान ने मुल्ला नसरुद्दीन की ओर देखा और पूछा, मुल्ला, तुम्हारी क्या राय है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह व्यक्ति पहले भी ईमानदार था और आज भी ईमानदार है, लेकिन इसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। सुल्तान ने चौंक कर पूछा, कैसे? मुल्ला ने आदेश दिया कि जिन लोगों ने किसान से उधार लिया था उन्हें दरबार में बुलाया जाए। जब वे लोग आए तो मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, क्यों भाई, तुम सब ने किसान से उधार लिया था लेकिन लौटाया नहीं। उन लोगों ने सिर झुका लिया। मुल्ला ने आगे कहा, ईमानदारी सिर्फ धन का हिसाब रखने में नहीं होती बल्कि वचन निभाने में भी होती है। यदि यह किसान ईमानदार है तो क्या इन लोगों को अपने कर्ज वापस नहीं करने चाहिए? अब वे लोग डर गए और तुरंत किसान को उसका धन लौटा दिया। सुल्तान ने किसान की ईमानदारी और मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई की प्रशंसा की। उन्होंने किसान को और भी इनाम दिया और उसे राज्य का ईमानदारी का प्रतीक घोषित कर दिया। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी केवल खुद को सच्चा साबित करने में नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों पर अटल रहने में होती है। और कभी-कभी ईमानदारी की रक्षा के लिए भी बुद्धिमत्ता और चतुराई की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे मुल्ला नसरुद्दीन ने इस परीक्षा को अंजाम दिया। सबसे ईमानदार आदमी भाग 3। प्रकरण 9 ईमानदारी बनाम चतुराई। जब किसान को राज्य का ईमानदारी का प्रतीक घोषित किया गया तो पूरे नगर में उसकी प्रसिद्धि फैल गई। लोग उसे देखने और उसकी बातें सुनने के लिए आने लगे। कुछ लोग वास्तव में उससे प्रेरित थे, जबकि कुछ उसकी सरलता का मजाक भी उड़ाने लगे। एक दिन नगर के एक धूर्त व्यापारी ने सोचा, यह किसान तो मूर्ख है, ईमानदारी से जीवन नहीं चलता। चलो इसे एक और परीक्षा में डालते हैं। उसने किसान के पास जाकर कहा, भाई, अब तुम प्रसिद्ध हो गए हो, तुम्हें अपने लिए कुछ बड़ा सोचना चाहिए। क्यों न तुम व्यापार में आ जाओ? मैं तुम्हें व्यापार के कुछ रहस्य सिखा सकता हूं और हम दोनों मिलकर बहुत धन कमा सकते हैं। किसान ने सोचा कि यदि वह व्यापार करेगा तो और भी लोगों की मदद कर सकेगा। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रकरण 10 पहला व्यापार और पहली ठगी। व्यापारी किसान को अपने गोदाम में ले गया। वहां बहुमूल्य रेशम, मसाले और कीमती धातुएं रखी थीं। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें एक आसान व्यापार सिखाता हूं। तुम इन रेशमी कपड़ों को दूर के शहर में बेच आओ और जो धन मिले हम आधा आधा बांट लेंगे। किसान ने सौदा मान लिया। वह माल लेकर दूर के शहर गया और ईमानदारी से उचित मूल्य पर कपड़े बेच दिए। लौटकर उसने व्यापारी को पूरा हिसाब दिखाया, लेकिन व्यापारी ने चालाकी से एक झूठी सूची दिखाकर कहा, अरे, ये कपड़े तो बहुत महंगे थे, तुमने बहुत सस्ते में बेच दिए, अब नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी होगी। किसान हतप्रभ रह गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद उससे गलती हुई होगी। उसने अपनी बची हुई अशर्फियों से व्यापारी को पैसे दे दिए। मुल्ला नसरुद्दीन यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि इस किसान को असली जीवन का पाठ पढ़ाया जाए। प्रकरण 11 मुल्ला की योजना। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन खुद उस व्यापारी के पास गए और बोले, हुजूर, मैंने सुना है कि आप व्यापार में बहुत चतुर हैं। क्या आप मुझे भी व्यापार का रहस्य सिखा सकते हैं? व्यापारी हंस पड़ा, मुल्ला, तुम तो हाजिर जवाब हो, लेकिन व्यापार में तुम्हारा क्या काम? मुल्ला ने कहा, अगर मैं अच्छा व्यापार करूं तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। बस एक बार मुझे अवसर दो। व्यापारी को यह सुनकर मजा आया।
उसने वही तरकीब अपनाई जो उसने किसान पर आजमाई थी। उसने मुल्ला को कुछ मसाले और बहुमूल्य धातुएं दी और कहा कि इन्हें दूर के बाजार में ऊंचे दाम पर बेचना है। मुल्ला वह सामान लेकर चले गए, लेकिन उन्होंने उसे बेचने के बजाय एक अलग योजना बनाई। प्रकरण 12 व्यापारी की बेइज्जती। कुछ दिन बाद मुल्ला नसरुद्दीन नगर में लौटे और व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हुजूर, बुरी खबर है, मैं तो बर्बाद हो गया। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? मुल्ला ने लंबी सांस ली और कहा, जब मैं बाजार पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा कि तुम्हारे दिए हुए मसाले और धातुएं नकली हैं। उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा और माल खरीदने से इनकार कर दिया। व्यापारी का चेहरा उतर गया। मुल्ला ने आगे कहा, वहां के लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि अगर मैं यह नकली माल लेकर वापस गया तो वे मेरे साथ बुरा सलूक करेंगे। डर के मारे मैंने सारा सामान वहीं छोड़ दिया और भागकर यहाँ आया। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब व्यापारी का मुंह सूख गया। उसने सोचा कि अगर यह बात नगर में फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उसने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं मुल्ला, यह व्यापार में होता रहता है, भूल जाओ इस नुकसान को। मुल्ला नसरुद्दीन ने ठहाका लगाया और ऊंची आवाज में कहा, ओह, तो व्यापार में कभी कभी नुकसान भी होता है। तो फिर जब इस किसान ने थोड़ी गलती की थी तब तुमने उसे धोखा क्यों दिया? अब व्यापारी पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। वहां मौजूद लोग हंस पड़े और उसकी बेइज्जती होने लगी। प्रकरण 13 किसान की सीख। जब किसान को यह सब पता चला तो उसने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, मुल्ला, मैं तो हमेशा से ईमानदार था, लेकिन मैं ठगा जाता रहा, इसका क्या मतलब हुआ? मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, बेटा, ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन उसे चतुराई के साथ अपनाना चाहिए। अंधे विश्वास से धोखा मिलता है। तुम्हें अपनी भलाई और अपने धन की रक्षा करना भी सीखना होगा। किसान ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया मुल्ला, मैं अब भी ईमानदार रहूंगा, लेकिन अब किसी की चालाकी का शिकार नहीं बनूंगा। सुल्तान ने जब यह सुना तो उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को सम्मानित किया और घोषणा की, आज से मुल्ला को राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाएगा। मुल्ला मुस्कराए और बोले, हुजूर, यह खिताब मुझे बहुत पसंद आया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और चतुराई दोनों साथ साथ होनी चाहिए। केवल ईमानदार बनकर रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता से यह भी देखना चाहिए कि कोई हमें ठग तो नहीं रहा। ईमानदारी और समझदारी मिलकर ही जीवन में सफलता दिलाते हैं। सबसे ईमानदार आदमी भाग 4। प्रकरण 14 ईमानदारी बनाम कानून। मुल्ला नसरुद्दीन की योजना ने किसान को समझदार बना दिया था, लेकिन राज्य में अब भी कई लोग ऐसे थे जो ईमानदारी को बेवकूफ़ी मानते थे। उनमें से एक था नगर का न्यायाधीश काजी अफजल। काजी अक्सर कहा करता था, इस दुनिया में सच्ची ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती। हर आदमी कभी न कभी झूठ बोलता है और जो नहीं बोलता वह मूर्ख होता है। यह बात जब मुल्ला नसरुद्दीन के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सोचा, अगर न्यायाधीश खुद ऐसा सोचता है तो फिर यह राज्य कभी न्यायपूर्ण नहीं बन सकता। मुल्ला ने एक नई योजना बनाई। प्रकरण 15 एक अनोखा मुकदमा। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने नगर के चौक पर एक घोषणा करवाई, कल मैं न्यायाधीश के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा लाने वाला हूं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है। अब पूरा नगर इस मुकदमे को देखने के लिए उत्सुक हो गया। अगले दिन जब दरबार लगा तो मुल्ला नसरुद्दीन एक बूढ़े लकड़हारे को लेकर आए। लकड़हारे ने कहा,
हुजूर, कल जब मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो मुझे एक भारी थैली मिली जिसमें सोने की अशर्फियां थीं। काजी ने पूछा, तो फिर मामला क्या है? लकड़हारे ने कहा, मामला यह है कि मैं उस थैली को लेकर सीधा आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका असली मालिक ढूंढा जाए और उसे यह लौटा दी जाए। अब दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कई लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी ईमानदारी दिखा सकता है। प्रकरण 16, लालच का इम्तिहान। तभी एक अमीर व्यापारी उठ खड़ा हुआ और बोला, वह थैली मेरी है। मैं कल ही जंगल से लौट रहा था, तभी मेरी थैली गिर गई थी। काजी ने पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ। उस थैली में 100 अशर्फियां थीं और वह चमड़े की थी। लकड़हारे ने सिर हिलाया और कहा, नहीं हुजूर, इस थैली में तो सिर्फ 50 अशर्फियां हैं और यह कपड़े की बनी हुई है। अब व्यापारी घबरा गया और चुपचाप बैठ गया। तभी दूसरा व्यक्ति उठा और बोला, वह थैली मेरी है। मैं पिछले हफ्ते जंगल में था और मेरी थैली वहीं गिर गई थी। लकड़हारे ने फिर सिर हिलाया और कहा, लेकिन इस थैली की हालत देखकर साफ पता चलता है कि यह कई महीनों से जमीन में दबी हुई थी। अब दूसरा व्यक्ति भी चुप हो गया। प्रकरण 17, काजी की हार। काजी को अब यकीन हो गया कि यह थैली किसी बेईमान व्यक्ति की नहीं थी। उसने सोचा कि अब ईमानदारी की जीत होने वाली है। लेकिन तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, इस थैली का असली मालिक कौन है? काजी ने कहा, क्योंकि इसका असली मालिक कोई साबित नहीं कर सका, इसलिए यह थैली लकड़हारे को ही मिलनी चाहिए। लेकिन लकड़हारे ने सिर हिलाया और कहा, नहीं हुजूर, यह मेरा धन नहीं है। मैं इसे नहीं लूंगा। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। काजी ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर इस धन का क्या किया जाए? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कराकर कहा, इसका उत्तर बहुत सरल है हुजूर। इसे उन गरीबों में बांट देना चाहिए जो हर रोज मेहनत करते हैं लेकिन कभी दूसरों का धन नहीं चुराते। काजी ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, तुम्हारी बात सही है। मैंने सोचा था कि दुनिया में ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन आज इस लकड़हारे ने मुझे गलत साबित कर दिया। अब नगर के लोग समझ गए कि ईमानदारी को मूर्खता समझना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी की सच्ची परीक्षा तब होती है जब किसी के पास धन या शक्ति होती है और वह फिर भी अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहता है। सच्ची ईमानदारी कभी कभी बेवकूफ़ी लग सकती है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा गुण साबित होती है। सबसे ईमानदार आदमी, भाग 5। प्रकरण 18, ईमानदारी की असली कीमत। लकड़हारे की ईमानदारी ने पूरे नगर में हलचल मचा दी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ उसकी प्रशंसा कर रहे थे तो कुछ अब भी यही मानते थे कि ईमानदारी से कुछ हासिल नहीं होता। इसी बीच राज्य का सबसे धनी व्यक्ति, व्यापारी उमर, लकड़हारे के पास पहुंचा। उसने लकड़हारे से कहा, भाई, तुमने यह क्या कर दिया? अगर तुम वह सोने की थैली रख लेते तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती थी। लकड़हारे ने शांत भाव से उत्तर दिया, लेकिन तब मैं अपने ईमान का सौदा कर लेता। मैं गरीब हूं, लेकिन अपने मन की शांति को खोना नहीं चाहता। व्यापारी उमर ने सिर हिलाया और कहा, बड़े अफसोस की बात है कि ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता। यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन, जो वहीं खड़े थे, हंस पड़े। उन्होंने कहा, क्या तुम इस बात पर शर्त लगाओगे कि ईमानदारी भी अमीर बना सकती है? व्यापारी उमर ने मुस्कराकर कहा, बिल्कुल। अगर तुम मुझे गलत साबित कर दो तो मैं तुम्हें 50 अशर्फिया दूंगा।
मुल्ला ने कहा, तो फिर देखो मैं कैसे इस लकड़हारे को अमीर बनाता हूँ। प्रकरण 19 मुल्ला की नई चाल। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन सुल्तान के दरबार में पहुंचे और घोषणा की, हुजूर, हमें अपने राज्य में एक नया कोष बनाने की आवश्यकता है, ईमानदारी कोष। सुल्तान ने पूछा, यह क्या है? मुल्ला ने समझाया, यह एक ऐसा कोष होगा जिसमें हर नागरिक को दान देना होगा, लेकिन केवल वे लोग इसमें योगदान कर सकते हैं जो सच्चे ईमानदार हैं। इस कोष का धन उन लोगों को दिया जाएगा जो गरीबी के बावजूद ईमानदारी से जीवन जीते हैं। सुल्तान को यह विचार पसंद आया और उन्होंने घोषणा कर दी कि हर अमीर व्यक्ति को इस कोष में दान देना होगा। अब व्यापारी उमर घबरा गया। वह जानता था कि उसने कई बार झूठ और धोखे से धन कमाया है, लेकिन अब वह खुद को ईमानदार साबित करने के लिए कोष में दान करने के लिए मजबूर हो गया। प्रकरण 20 लकड़हारा अमीर बन गया। कुछ ही दिनों में ईमानदारी कोष में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। सुल्तान ने आदेश दिया कि इस धन का पहला भाग उसी लकड़हारे को दिया जाए जिसने सोने की थैली लौटाई थी। लकड़हारा आश्चर्यचकित रह गया। सुल्तान ने कहा, बेटा, तुमने ईमानदारी की जो मिसाल कायम की है, उसने पूरे राज्य को एक नया रास्ता दिखाया है। यह तुम्हारे लिए इनाम है। अब लकड़हारा न सिर्फ सबसे ईमानदार बल्कि नगर का एक सम्मानित व्यक्ति भी बन गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने व्यापारी उमर की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, देखा, ईमानदारी भी अमीर बना सकती है। व्यापारी ने झेंपते हुए अपने 50 अशर्फिया मुल्ला को दे दी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी केवल व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी माध्यम बन सकती है। जब लोग इसे अपनाने लगते हैं तो यह न केवल आत्मसंतोष देती है बल्कि सम्मान और धन भी ला सकती है। सबसे ईमानदार आदमी भाग 6। प्रकरण 21 ईमानदारी की नई चुनौती। लकड़हारे की ईमानदारी और मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई ने पूरे नगर को हिलाकर रख दिया था। अब हर कोई यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह भी ईमानदार है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे बेवकूफ़ी समझते थे। नगर के ही एक दूसरे व्यापारी मोहम्मद शाह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर लोग ईमानदार बनते गए तो हम जैसे व्यापारियों के सारे खेल खत्म हो जाएंगे। हमें तो अब तक झूठ और चालाकी से ही मुनाफा होता था। उसने ठान लिया कि वह साबित करके रहेगा कि ईमानदारी हमेशा फायदे की चीज नहीं होती। प्रकरण 22 व्यापारी की साजिश। मोहम्मद शाह मुल्ला नसरुद्दीन के पास गया और बोला, मुल्ला जी, आपने तो सच में कमाल कर दिया। आपने साबित कर दिया कि ईमानदारी से भी धन और सम्मान पाया जा सकता है। लेकिन क्या आप एक और परीक्षा के लिए तैयार हैं? मुल्ला मुस्कराए, बताओ क्या परीक्षा है? व्यापारी ने कहा, अगर एक गरीब आदमी किसी बहुत बड़े नुकसान में फंस जाए और उसकी ईमानदारी ही उसकी परेशानी की जड़ बन जाए तो क्या वह अब भी ईमानदार बना रहेगा? मुल्ला समझ गए कि व्यापारी कुछ साजिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। प्रकरण 23 लकड़हारे पर आरोप। अगले दिन व्यापारी ने साजिश के तहत सुल्तान के दरबार में जाकर शिकायत की, हुजूर, मेरा एक बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि वह उस लकड़हारे ने चुराया है जिसे हाल ही में आपने इनाम दिया था। सुल्तान चौंक गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे लकड़हारे को बुलाएं। लकड़हारा दरबार में लाया गया। सुल्तान ने पूछा, क्या तुमने यह हीरा चुराया? लकड़हारे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर ऊंचा करके कहा, नहीं हुजूर, मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं। व्यापारी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन यह आदमी बहुत चालाक है।
इसने पहले ईमानदारी का ढोंग किया और फिर चोरी कर ली। अब दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोगों को लगा कि लकड़हारे को इतना धन मिलने के बाद उसका मन बदल गया होगा। प्रकरण 24 मुल्ला का न्याय। मुल्ला नसरुद्दीन चुपचाप सब देख रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, हुजूर, एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यह सच बोल रहा है या झूठ। सुल्तान ने पूछा, कैसे? मुल्ला ने कहा, हमें एक जादुई तरीका अपनाना होगा। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वे नगर के कुएं से ताजा पानी लाएं। फिर उन्होंने एक कटोरा उठाया और उसमें वह पानी डाला। उन्होंने लकड़हारे से कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो इस पानी में देखकर तुम्हें कुछ दिखाई देगा, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो यह पानी काला हो जाएगा। लकड़हारे ने बिना डरे कटोरे में झांका। पानी वैसा ही साफ रहा। अब मुल्ला ने व्यापारी से कहा, अब तुम इसमें देखो। जैसे ही व्यापारी ने झांका, मुल्ला ने झट से कटोरा उसके मुंह पर उंडेल दिया। पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। मुल्ला ने कहा, हुजूर, मैं जादू नहीं कर सकता, लेकिन इतना तय है कि यह व्यापारी झूठा है। अगर इसका हीरा चोरी हुआ होता तो यह सुल्तान से शिकायत करने के बजाय सीधे लकड़हारे से लड़ने न आता। सुल्तान ने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी की जांच करें। कुछ ही देर में पता चला कि व्यापारी ने हीरा कहीं छिपा दिया था ताकि वह लकड़हारे को फंसा सके। सुल्तान ने गुस्से में कहा, इस व्यापारी को जेल में डाल दो और इसे सीख दो कि ईमानदार आदमी पर झूठा आरोप लगाने का अंजाम क्या होता है। प्रकरण 25 ईमानदारी की सच्ची जीत। जब यह बात नगर में फैली तो लोग और भी अधिक प्रभावित हुए। अब कोई यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि ईमानदारी सिर्फ बेवकूफों का गुण है। लकड़हारे को अब न केवल धन मिला था, बल्कि उसे पूरे नगर का सम्मान भी प्राप्त हो गया। एक दिन सुल्तान ने उसे बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे दरबार में न्यायाधीश बनो। लकड़हारा चौंक गया। उसने कहा, लेकिन हुजूर, मैं तो सिर्फ एक साधारण आदमी हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कराकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लकड़हारे ने सुल्तान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और नगर का नया न्यायाधीश बना। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची ईमानदारी न केवल मुश्किल परिस्थितियों में भी टिकी रहती है, बल्कि अंततः वही लोगों का भाग्य भी बदल सकती है। जब तक मन साफ हो और इरादे सच्चे हों, तब तक कोई भी चालाक आदमी ईमानदार व्यक्ति को हरा नहीं सकता। सबसे ईमानदार आदमी भाग 7। प्रकरण 26 न्यायाधीश की पहली परीक्षा। लकड़हारे को न्यायाधीश बना दिया गया, लेकिन उसकी सच्ची परीक्षा अभी बाकी थी। नगर के कुछ अमीर लोग यह साबित करना चाहते थे कि वह न्याय करने के योग्य नहीं है। एक दिन नगर का सबसे धूर्त जमींदार करीम बेग सुल्तान के दरबार में आया और शिकायत की, हुजूर, मुझे अपने खेत के लिए एक नया बैल खरीदना था। मैंने एक किसान से बैल खरीदा, लेकिन जब मैंने उसे अपने घर ले जाकर देखा तो वह बिल्कुल कमजोर और बीमार निकला। सुल्तान ने कहा, तो तुम किसान को बुलाकर शिकायत क्यों नहीं करते? करीम बेग ने उत्तर दिया, हुजूर, किसान बहुत गरीब है और उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि उसे सजा दी जाए ताकि आगे कोई गरीब आदमी अमीरों को धोखा देने की हिम्मत न करे। अब यह मामला नए न्यायाधीश लकड़हारे के पास पहुंचा। यह उसका पहला मुकदमा था। सभी लोग देखना चाहते थे कि क्या वह सही न्याय कर पाता है या नहीं। प्रकरण 27 मुल्ला नसरुद्दीन की सलाह। लकड़हारे को चिंता हुई कि उसे सही निर्णय कैसे लेना चाहिए। उसने मुल्ला नसरुद्दीन से सलाह मांगी। मुल्ला मुस्कराए और बोले, कोई भी निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनो, और अगर मामला अजीब लगे
तो सच्चाई तक पहुंचने के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करो। लकड़हारे ने सिर हिलाया और किसान को दरबार में बुलाया। किसान डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने करीम बेग को बैल सही सलामत दिया था, लेकिन अगर वह बीमार हो गया है तो इसमें मेरी क्या गलती? लकड़हारे ने पूछा, क्या तुमने बैल उसे देने से पहले उसकी अच्छी तरह देखभाल की थी? किसान ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन जब करीम बेग उसे लेकर गया तो मैंने सुना कि उसने उसे बिना खिलाए पिलाए कई घंटों तक बांध कर रखा। अगर बैल बीमार हुआ है तो शायद इसीलिए। अब दरबार में कानाफूसी होने लगी। प्रकरण 28 न्यायाधीश की चतुराई। लकड़हारे ने एक तरीका सोचा। उसने आदेश दिया, हमें यह साबित करना होगा कि बैल कब बीमार हुआ। हम इसे केवल एक ही तरीके से जान सकते हैं, बैल से पूछकर। सब लोग हंस पड़े। करीम बेग ने कहा, हुजूर, बैल बोल तो सकता नहीं। लकड़हारे ने उत्तर दिया, सही कहा, लेकिन उसके शरीर की हालत से हम यह जान सकते हैं। मैं चाहता हूं कि नगर के सबसे अच्छे पशुचिकित्सक को बुलाया जाए। कुछ ही समय में एक बूढ़ा पशुचिकित्सक आया और उसने बैल की जांच की। उसने कहा, यह बैल बीमार हुआ है, लेकिन यह बीमारी 2 दिन पहले शुरू हुई थी। इसका मतलब है कि जब किसान ने इसे बेचा था तब यह स्वस्थ था। अब करीम बेग शर्मिंदा हो गया। उसने गुस्से में कहा, यह गलत है, यह किसान झूठा है। लेकिन लकड़हारे ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी चालाकी पकड़ ली गई करीम बेग। किसान निर्दोष है, लेकिन क्योंकि तुमने एक गरीब आदमी को झूठा साबित करने की कोशिश की, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। तुम्हें इस किसान को दुगुनी रकम लौटानी होगी। अब पूरा दरबार लकड़हारे की प्रशंसा करने लगा। प्रकरण 29 अमीरों की नाराजगी। लकड़हारे का यह न्याय गरीबों के लिए राहत की बात थी, लेकिन अमीर लोग इससे नाराज हो गए। नगर के कुछ धनी व्यापारी सुल्तान के पास पहुंचे और बोले, हुजूर, यह न्यायाधीश तो गरीबों का पक्ष लेता है। अगर ऐसा ही चला तो अमीर लोग कभी न्याय नहीं पा सकेंगे। सुल्तान सोच में पड़ गए। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि हमारा नया न्यायाधीश अमीरों के खिलाफ पक्षपात कर रहा है? मुल्ला हंसे और बोले, नहीं हुजूर, वह न्याय कर रहा है। अमीर लोग इसे इसीलिए पसंद नहीं कर रहे क्योंकि अब उनके झूठ नहीं चल पा रहे। सुल्तान ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, मैं खुद उसे परखूंगा। प्रकरण 30 ईमानदारी की आखिरी परीक्षा। सुल्तान ने लकड़हारे को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें ईमानदारी से उत्तर देना होगा। लकड़हारे ने सिर झुका लिया और कहा, जो भी आप पूछें मैं सच सच उत्तर दूंगा। सुल्तान ने पूछा, अगर मैं किसी गरीब आदमी से जबरन कर वसूल करूं तो क्या यह न्यायसंगत होगा? लकड़हारे ने बिना सोचे कहा, नहीं हुजूर, यह अन्याय होगा। कर केवल उसी से लिया जाना चाहिए जो उसे देने में सक्षम हो। सुल्तान हंस पड़े और बोले, बिल्कुल सही। तुमने मेरे सवाल का सच्चाई से उत्तर दिया, बिना यह सोचे कि मैं राजा हूं। यही सच्ची ईमानदारी है। अब सुल्तान को पूरा यकीन हो गया कि उसने सही न्यायाधीश चुना है। नगर के अमीर लोग भी समझ गए कि अब वे अपने झूठे मामलों से किसी को फंसा नहीं सकते। निष्कर्ष, अब पूरा नगर ईमानदारी का महत्व समझ चुका था। लोग जान गए थे कि न्याय उन्हीं को मिलेगा जो सच्चे हैं। लकड़हारे ने अपनी ईमानदारी से न केवल खुद को बल्कि पूरे नगर को बदल दिया। और मुल्ला नसरुद्दीन, वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे,
क्योंकि उन्होंने फिर साबित कर दिया था कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज